dear, my name is M. Kumar Sharma and I welcome all of you to my YouTube channel Grow Shine Classes. तो आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूं पार्टनरशिप यूनिट से, और चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। पुराने टाइम से दो तीन पार्टनर जो भी है लंबे समय से बिजनेस करते हुए आ रहे हैं। वक्त गुजरता है, टाइम गुजरता है, जो पुराने पार्टनर्स होते हैं उनकी वर्किंग एफिशिएंसी कम होती रहती है। जब उनकी वर्किंग एफिशिएंसी कम होती रहती है तो जो नए पार्टनर्स होते हैं, जो न्यू पार्टनर्स होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि कोई भी पार्टनर जो ज्यादा एफर्ट्स करता है, जो यंग पार्टनर है वो ज्यादा एफर्ट्स करते हैं, उनमें ज्यादा टैलेंट होता है, लेकिन पुरानों ने भी बिजनेस लंबे समय से बिजनेस की बेहतरीन गुडविल उन लोगों ने कमाई होती है। तो दोनों ही पार्टनर की जगह सही हैं, पुराने पार्टनर भी और जो न्यू कमर्स हैं या जो बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं मॉडर्न बिजनेस का। तो वहां पर यह है कि जिन पार्टनर्स की वर्किंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है वो चाहते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव आए। अब सवाल इस बात का है कि जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर में टेक प्लेस करता है तो रेशियो जाहिर सी बात है चेंज होगा। रेशियो चेंज होने पर किसी का रेशियो बढ़ सकता है और किसी का रेशियो कम हो सकता है। आई मीन टू से किसी पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ सकता है और किसी का घट सकता है। तो इसी घटत बढ़त का गणित लगाना होता है उस समय। और बहुत कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जिस पार्टनर का शेयर बढ़ा है, जिस पार्टनर का शेयर बढ़ा है उसको चाहिए कि वो कंपनसेट करे उस पार्टनर को जिसका शेयर घटा है। तो हम इस प्रकार से एक एग्जांपल के साथ आपको इसको क्लियर कर, और ये चैप्टर स्टूडेंट्स को काफी डिफिकल्ट सा लगता है, क्योंकि कहां से स्टार्ट करें कहां से एंड करें कुछ पता नहीं लगता है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो बहुत सारी चीजें इस तरीके से जो कंफ्यूज करती हैं। कभी कभी लिखा होता है कि all assets and liabilities are to be shown at their original values। कभी कभी लिखा होता है कि all assets and liabilities are to be shown at their revised values। ये तमाम चीजें हमारे सामने आती हैं। तो सवाल इस बात का है कि जिस पार्टनर का शेयर कम होता है, यानी जब न्यू रेशियो तय होता है, तो इस न्यू रेशियो की वजह से हो सकता है पुराने कुछ पार्टनर्स के दरमियान जो सीनियर पार्टनर हैं, हो सकता है उनके शेयर में किसी प्रकार की कमी आ जाए, क्योंकि जो नए पार्टनर हैं, जो मॉडर्न पार्टनर्स हैं, कुल मिला के वो अपना शेयर बढ़ाना चाहते हैं, तो उनका शेयर बढ़ेगा। और जो सीनियर पार्टनर हैं उनका शेयर घटता है। शेयर घटने की वजह से वो अपना एक पर्टिकुलर अमाउंट मांगते हैं गेनिंग पार्टनर से, एक प्रकार का वो कंपनसेशन मांगते हैं। तो इसलिए अगर किसी पार्टनर का शेयर बढ़ता है तो उसका फर्ज बनता है कि वो कंपनसेट करे उन पार्टनर्स को जिनका शेयर कम हुआ है। अब सवाल इस बात का है कि कंपनसेशन किस बेस पर होगा। तो कंपनसेशन बहुत सारे बेसिस पे हो सकता है, जैसे कि पुरानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व्स हैं, फंड्स हैं, गुडविल है, लॉसेस हैं, प्रॉफिट्स हैं, सबको एग्रीगेट करते हुए ये देखा जा सकता है कि कितना कंपनसेशन बनता है उन पार्टनर्स का जिनका शेयर कम हुआ है। तो यहां पे एक एग्जांपल की मदद से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। फर्ज कीजिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूं। ये देखिए एग्जांपल यहां पे कि सिल्वर, गोल्ड और डायमंड पार्टनर हैं। सिल्वर, गोल्ड एंड डायमंड पार्टनर्स हैं। इनका जो रेशो है, पुराना रेशो, वो 5:3:2
2 है। अब डायमंड चाहता है कि नया रेशो चेंज होना चाहिए, रेशो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। सिल्वर की वर्किंग एफिशिएंसी अब कम हुई है, सीनियर पार्टनर है, उतनी मेहनत नहीं करते हैं जितने पहले करते थे। हो सकता है गोल्ड की भी वर्किंग एफिशिएंसी पहले से थोड़ा हल्की सी कम हुई हो, और जो डायमंड है ये नया पार्टनर है जिसकी वर्किंग कैपेसिटी, वर्किंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड पार्टनर है जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है फर्म्स के लिए। उसका कहना भी सही है कि सर रेशो चेंज होना चाहिए, लेकिन इस चेंज के, इस बदलाव से डायमंड का शेयर बढ़ेगा। तो जब डायमंड का शेयर बढ़ेगा तो उसको फर्ज बनता है कि वो सिल्वर या गोल्ड को कंपनसेट करें। अब देखिए ये इनका ओल्ड रेशो है, दिस इज एक्चुअली ओल्ड रेशो, और यहां पर नया रेशो जो होने जा रहा है वो 2:6 हो रहा है। 2:6 हो रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6। ये नया रेशो हो रहा है, इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा अभी इसको फिलहाल आप 2:6 ही रहने दीजिए, क्योंकि आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि पहले सिल्वर का शेयर 5/10 था, गोल्ड का शेयर 3/10 था, डायमंड का शेयर 2/10 था, लेकिन अब जो नया शेयर तय हुआ है दिस इज न्यू शेयर, नीचे वाला जो है ये न्यू रेशो है, ये न्यू रेशो 2:6 हुआ है, यानी कि अब 2/10 मिलेगा सिल्वर को, 2/10 मिलेगा गोल्ड को, और 6/10 मिलेगा डायमंड को। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पहले 5/10 जो लेता था पार्टनर उसको अब सिर्फ 2/10 मिलेगा। जाहिर सी बात है उनको 3/10 सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मैं सिल्वर की बात कर रहा हूं। इसके बाद हम गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड का जो पुराना रेशो 3/10 था जो कि आज 2/10 हो जाएगा। इसका मतलब 1/10 उन्होंने भी सैक्रिफाइस कर दिया है एक किस्म से। और जिस पार्टनर का कभी 2/10 हुआ करता था डायमंड का, उसका शेयर आज जो है 6/10 हो रहा है। दैट मीन्स 4/10 गेन करेगा डायमंड। तो गेन करना कोई गलत बात नहीं है, गेन कर सकता है, सबकी रजामंदी से ये काम हो रहा है और गेन कर रहा है डायमंड। लेकिन सवाल इस बात का बनता है कि इससे पहले, आज की तारीख से पहले तमाम रिजर्व्स, प्रॉफिट्स और लॉसेस, तमाम जितने भी हैं एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, तमाम, और जो गुडविल है आज तक की में, अब जो है डायमंड का शेयर आज से ज्यादा होने लगेगा। इसलिए पुराने पार्टनर्स जिनका शेयर, जिन्होंने शेयर लूज किया है, सिल्वर और गोल्ड जो सीनियर पार्टनर हैं, वो ये कहते हैं कि हम शेयर तो देने को तैयार हैं डायमंड को, मगर एक किस्म से शेयर खरीद रहा है कौन? डायमंड। तो डायमंड को इस खरीद के लिए कुछ कंपनसेशन पे करना होगा मिस्टर सिल्वर और गोल्ड को। तो देखिए अभी आप इस बोर्ड में देखिए, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूं आपके सामने। और सबसे पहले क्या काम करना है आप देखिए इसमें सबसे पहले स्टूडेंट सैक्रिफाइसिंग शेयर कैलकुलेट करें। ज्यादातर आपने देखा होगा आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिखते हैं, लेकिन आप बेटर है सैक्रिफाइसिंग शेयर लिखें, क्योंकि हर सैक्रिफाइसिंग शेयर में सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है, मगर हर सैक्रिफाइसिंग रेशो सैक्रिफाइसिंग शेयर नहीं होता है। इसलिए सैक्रिफाइसिंग शेयर बड़ी अप्रोच है, उसको आप अप्लाई कीजिए। और सैक्रिफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। इसी प्रकार से अगर मैं सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ मिस्टर गोल्ड करूं तो यहां पर कितना आएगा? सैक्रिफाइसिंग शेयर मिस्टर गोल्ड का आएगा, ओल्ड रेशो, ओल्ड शेयर है उनका 5/10 और आज उनका नया शेयर 2/10 होने जा रहा है। इस प्रकार से 3/10 इस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है। किस पार्टनर ने? सिल्वर ने। तो दिस इज द सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ सिल्वर है ये, सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ सिल्वर, दैट इज 5/10
-2/10 इज इक्वल टू 3/10। तो सिल्वर इस प्रकार से सेक्रीफाइस कर रहे हैं 3/10, लूजर है ये। इसी प्रकार से सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ गोल्ड, उसका पुराना रेशियो जो है 3/10 है और नया रेशियो जो है 2/10 है। इस प्रकार से 1/10 इन श्रीमान ने भी सेक्रीफाइसिंग शेयर गोल्ड का आया है 3/10 माइनस 2/10 1/10, यानी 3/10 सेक्रीफाइस किया है सिल्वर ने और 1/10 सेक्रीफाइस किया है गोल्ड ने। अब हम बात करते हैं, हम चेक करते हैं सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ मिस्टर डायमंड। सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ मिस्टर डायमंड इज इक्वल टू, उनका पुराना रेशियो 2/10 था और आज उनका नया रेशियो जो है 6/10 हो रहा है। इसका मतलब इन्होंने माइनस 4/10 आ रहा है। जो आदमी माइनस में सेक्रीफाइस कर रहा है इसका मतलब वो गेन कर रहा है। जो आदमी माइनस में सेक्रीफाइस कर रहा है, अगर मैं किसी को बोलूं कि भाई साहब मैं आपको -100 रुपीज देने को तैयार हूं, तो इसका मतलब मैं दे रहा हूं क्या उसको? इसका मतलब मैं ले रहा हूं उससे एक किस्म से। इसी प्रकार से माइनस में सेक्रीफाइस करने का मतलब होता है दैट मीन्स वी आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम समवन। तो ये 4/10 जो उन्होंने गेन करा है, ये वास्तव में इन दोनों का ही नतीजा। देखो 3/10 इसने इससे और 1/10 इससे, तो 3/10 एंड 1/10 कितना हो जाएगा? 4/10। इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि यहां पे डायमंड का जो सेक्रीफाइसिंग शेयर है वो माइनस में आ रहा है। दैट मीन्स जिसका सेक्रीफाइसिंग शेयर माइनस में आता है वो पार्टनर गेनर होता है। दैट मीन्स मिस्टर डायमंड इज गेनर है ये, और भाई बाकी सेक्रीफाइसर है। अब सवाल इस बात का बनता है कि यहां पर जो सिल्वर और गोल्ड हैं, जिन्होंने अपना सेक्रीफाइस शेयर किया है, जिन्होंने अपना शेयर जो है सेक्रीफाइस किया है डायमंड के लिए, अब ये दोनों पार्टनर जो है सिल्वर और गोल्ड कंपनसेशन लेना चाहेंगे कि आज तक जितने रिजर्व्स, प्रॉफिट्स और फंड्स वगैरह वगैरह जितने भी हैं उनमें बेहतरीन शेयर हुआ करता था कभी सिल्वर और गोल्ड का। तो अब वो एक किस्म से शेयर बेच रहे हैं। किसको? भाई साहब डायमंड को, इनको शेयर बेच रहे हैं और इनको 4/10 शेयर बेच रहे हैं। इसलिए वो इस एवज में डायमंड से कुछ चाहेंगे और ये कंपनसेशन अमाउंट चाहेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे कि हो सकता है गुडविल है सारे फर्म की, गुडविल सारे फर्म की जो है 90,000 है। सपोज सारे फर्म की गुडविल, हमारी जो गुडविल होती है वो एक प्रकार की ख्याति होती है, फर्म की रेपुटेशन होती है, जो कि जिसको पैसे में हम वैल्यू कर सकते हैं। गुडविल आपकी इंटेंजिबल एसेट होती है जो दिखाई तो नहीं देती है लेकिन उसका मनी वैल्यू होता है। इट्स अ परचेसिंग पावर ऑफ आवर कंपनी। और जो भी है गुडविल इज इक्वल टू 90,000 है। एक तो अगर हम चाहेंगे तो ये पार्टनर 90,000 में कंपनसेशन मांग सकते हैं कि देखो भाई आने वाले कल से डायमंड का शेयर बहुत ज्यादा हो जाएगा इस गुडविल में और हमारा शेयर आगे से कम हो जाएगा। तो इसलिए हम चाहेंगे कि डायमंड कंपनसेशन करे मिस्टर सिल्वर और गोल्ड को। ठीक है, इसी प्रकार से हो सकता है जनरल रिजर्व हो, पुरानी फर्म में जनरल रिजर्व है 30,000, क्या पता, यस जनरल रिजर्व ये हमारे प्रॉफिट से बनता है। जितने भी रिजर्व फंड और प्रोविजंस होते हैं वो सब प्रॉफिट से बनते हैं। इसका मतलब ये जनरल रिजर्व भी प्रॉफिट से बना होगा और ये आज का नहीं है, आज के तारीख से पहले का है। रेशो तो आज चेंज हो रहा है मगर इससे पहले बेहतरीन प्रॉफिट हुआ करते थे सिल्वर और गोल्ड के। तो वो ये कह रहे हैं
तब के टाइम में तो उनको ज्यादा मिलता था ना, और आगे से तो ये इस जर्नलिज्म में, इस गुडविल में, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में आगे से डायमंड का शेयर ज्यादा हो जाएगा, तो इनका शेयर तो कम हो जाएगा। इसलिए ये जनरल रिजर्व में भी कंपनसेशन चाहेंगे, क्योंकि आज के तारीख के बाद जब रेशो चेंज हो जाएगा तो डायमंड का शेयर बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए पुराने जो सिल्वर और गोल्ड पार्टनर हैं वो अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, किस्म से सेल कर रहे हैं इसको, डायमंड को, तो उसके लिए वो कुछ लेंगे। जनरल जब हो सकता है, इसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो सकता है, इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो सकता है। ये तमाम चीजें हैं जो खटकेंगी सिल्वर और गोल्ड को, कि अब तो आगे से इनमें डायमंड का शेयर ज्यादा हो जाएगा, तो फिर उससे कंपनसेशन लिया जाएगा। यह खटक रहा है सिल्वर और गोल्ड को, क्योंकि पुराने टाइम का, ये आज तक का गुडविल है, ये आज तक के रिजर्व्स हैं, ये आज तक का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। इसको आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का 20,000 मान लीजिएगा, 20,000, और जो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है इसको भी आप 30,000 मान लीजिएगा। ठीक, ये तो एक प्रॉफिट्स की बात, फायदों की बात, गुडविल है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। तो इनको डायमंड ने थोड़ा याद दिलाया कि भाइयों पुराने टाइम में लॉस भी हुआ करता था, लॉस भी है जो दिख रहा है फर्म में अभी तक, और वो दिख रहा है सपोज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, एंड दैट इज 20,000। हमारे अकाउंट्स में, हमारे अकाउंट्स की बुक्स में ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस दिख रहा है। और 11वीं क्लास से 11th स्टैंडर्ड से आप जानते ही हैं कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस ज्यादा आ जाता था तो प्रॉफिट थोड़ा होता था, वो तो लॉस होता था। इसलिए ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो लॉस आया है, क्योंकि उसकी डेबिट साइड ज्यादा थी, ऐसे लॉसेस को अगर पार्टनर्स में आप नहीं बांटते हैं तो तब तक राइट ऑफ नहीं करते हो आप उसको, जब तक वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में अजर और अमर रहेगा, दिखता रहेगा। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस है, इसलिए डायमंड ये कहेगा कि प्रॉफिट्स की तो आपने बहुत बात कर ली, गुडविल, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो कृपया इस लॉस की भी बात कर लो, इस लॉस की भी बात कर लो, तो करी जाएगी। तो ये तमाम चीजें हैं, हम इनको अगर एक साथ करेंगे तो क्या पता, मतलब डिपेंड करता है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कैसी है। अगर सपोज कर लो क्वेश्चन में सिर्फ गुडविल का केस है, जैसे आपके पास क्वेश्चन आता है कि सिल्वर, गोल्ड एंड डायमंड आर पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो is 5:3:2 and they are deciding to bring a change in their profit sharing ratio, and this is going to be 2:2:6, and the total firm's goodwill valued at ₹90,000। एक क्वेश्चन यहीं तक हो सकता है, सपोज यहीं तक हो सकता है। कई बार क्वेश्चन, कई बार वो जनरल रिजर्व को इन्वॉल्व कर देगा क्वेश्चन के अंदर ही, कई बार वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को भी इन्वॉल्व कर सकता है। हो सकता है ये 2 पॉइंट हो किसी क्वेश्चन में, ये बाकी ना हो, ये 3 पॉइंट हो किसी क्वेश्चन में, ये बाकी ना हो, ये नीचे के 2 पॉइंट हो बाकी ऊपर वाले ना हो, तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। तो आपको कैसे करना है इस तरीके के क्वेश्चंस को, अब आप इमेजिनेशन कीजिए कि सिर्फ क्वेश्चन में गुडविल और जनरल रिजर्व है, गुडविल और जनरल रिजर्व है, और लिखा हुआ है आपसे, उन्होंने लिखा हुआ है गिव जर्नल एंट्रीज, सिर्फ गिव जर्नल एंट्रीज, बाकी कुछ भी नहीं कहा हुआ है। तो अगर नहीं कहा हुआ है
तो एक काम करना होगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ये झगड़े खत्म हो जाएगा। उन्होंने जी ये काम करो, आप मुझे पुराना जर्नलिज्म है जो बाबा आदम के जमाने से दिखता आ रहा है, हम इस जर्नलिज्म को पुराने रेशों में बांट दो सभी पार्टनर्स के दरमियान, सिल्वर गोल्ड डायमंड में 5:3:2 में बांट दो, ताकि आज के तारीख से पहले के बारे में कोई शिकायत न रहे। किसको? सिल्वर और गोल्ड को, क्योंकि आज से पहले इनका रेशो 5:3:2 ही तो था। और अगर 5:3:2 में सारी फर्म का जनरल रिजर्व ट्रांसफर हो जाता है पार्टनर्स की कैपिटल में, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर तो बुरा भी नहीं लगेगा सिल्वर को, यार मेरा रेशो तो कम हो गया। आपको पुरानी चीज उनको पुराने रेशो में मिल जाएगी। जब कल सूर्योदय होगा तब तो सब नई चीजें होंगी। तो दुख पार्टनर को यही है यहां पे, सिल्वर और गोल्ड को, कि आने वाले कल से हमारा शेयर हर चीज में कम हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, भविष्य के लिए कम हो जाए ना, पुरानी चीजों में तो पूरा शेयर मिले कम से कम उनको। तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आप जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर देना और एक एंट्री करोगे। आप उसमें एंट्री कर सकते हो, जैसे लिख सकते हो उस समय जनरल रिजर्व अकाउंट, पूरा लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूरा लिखिएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कर दो और टू लिख दो, टू सिल्वर्स कैपिटल, टू गोल्ड्स कैपिटल एंड टू डायमंड्स कैपिटल। अभी प्रॉपर नाम लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मत लिखिएगा। आपको सिल्वर गोल्ड डायमंड एग्जाम में पूरा लिखना होगा। अच्छा, ये अगर बाय द कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है पार्टनर्स के, तो यहां पर लिखिएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू सिल्वर्स करंट अकाउंट, टू गोल्ड्स करंट अकाउंट एंड टू डायमंड्स करंट अकाउंट। और इसको आप इस तरीके से लिखोगे, अमाउंट कितने, देखो जनरल रिजर्व का अमाउंट 30,000 है, तो आप इसमें 30,000 डेबिट कीजिएगा और जो पुराना रेशो का 5:3:2 में इसको बांट दीजिए। 5 और 3 8 और 2 10 हो गया, 10 से डिवाइड करोगे 3,000 5 जब 15,000 क्रेडिट में, और 3 3 जा 9,000 एंड 3 2 जा 6,000। और इस प्रकार से ये जनरल रिजर्व सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया और जनरल रिजर्व खत्म हो गया। झगड़े की जड़ फिनिश्ड। तो ये जनरल रिजर्व का हो गया। सो हियर वी आर अकाउंट एंड नरेशन लिखिएगा। नरेशन लिखना बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन में, नंबर नहीं मिलेंगे फिर। अगर 2 नंबर की एंट्री है ना तो सिर्फ 1.5 नंबर मिलेगा। नरेशन को मजाक मत समझना, हर जर्नल एंट्री में आपको नरेशन देनी है। कैसे लिखोगे? बीइंग जनरल रिजर्व अकाउंट ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2। 5:3:2 लिख लो तो अच्छा है, नहीं तो ओल्ड रेशियो भी आप लिख सकते हो। ये हो गया जनरल रिजर्व। मैंने कहा था क्वेश्चन ऐसा है कि सपोज उसमें सिर्फ गुडविल और जनरल रिजर्व है और आपसे बोला है कि गिव जर्नल एंट्रीज, देन वी विल डू जर्नल एंट्रीज लाइकवाइज दिस। बिल्कुल इस तरीके से करनी है। अब गुडविल की बात करते हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के मुताबिक आप गुडविल फिलहाल रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। ऐसे माहौल में अगर हम किसी से गुडविल परचेज करते हैं तो गुडविल लिखी जा सकती है, डेबिट की जा सकती है, लेकिन फर्म के अंदर गुडविल वैल्यू करके आप डेबिट मत कीजिएगा। अब यहां पर आपको कैपिटल टू कैपिटल ट्रीटमेंट करना होगा। जैसे हम अभी कहेंगे कि भाई सारी फर्म का गुडविल कितना है, सारी फर्म के गुडविल 90,000 है और आने वाले कल से कितना शेयर लूज करेगा सिल्वर 3/10, कितना शेयर लूज करेगा गोल्ड 1/10 और गेन करेगा 4/10। कौन? मिस्टर डायमंड। तो जनरल एंट्री ऐसे होगी, ध्यान रखिएगा, जो पार्टनर गेनर है ना उसको आप डेबिट कर देना। यानी आप यहां पे अभी 90,000 गुडविल है तो वहां पे लिखना कि क्या नाम उस पार्टनर का, देखो
जो डायमंड है, आप डायमंड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देना। सजा है उसको, ये डेटर है, वो फर्म उससे दिलवाएगी सिल्वर और गोल्ड को। तो फर्म की नजर में डायमंड डेटर है, इसलिए डेबिट कर दिया और उसको बोल दिया भाई ये जो 4/10 आपका शेयर बढ़ा है ना, तो सारी गुडविल का 4/10 आपको डेबिट होना पड़ेगा। कैसे? देखिए यहां पे आप डायमंड के केस में कैसे लिखेंगे आप यहां पे 90,000 सारी फर्म का गुडविल लिख दो इंटू 4/10, माइनस का साइन हटा देना। 4/10 कितना होता है? देखो ये 9 4 जा 36, 36,000। और इसी प्रकार से 2, अब इसको तो ये तो डेटर है, और जिन्होंने गुडविल में शेयर खोना है कल से, क्योंकि कल से गुडविल जो है डायमंड की ज्यादा हो जाएगी। अब डायमंड जो है फर्म के लिए डेटर है, इसलिए फर्म ने उसको डेबिट कर दिया। 90,000 में 4/10 उसका गेन कर रखा शेयर, 36,000 से वो डेटर है। एंड 2 सिल्वर्स कैपिटल, तो ये गुडविल के बारे में डायमंड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है, इसको डेबिट होना पड़ेगा। फर्म की नजर में डेटर है क्योंकि इसने देना है सिल्वर और गोल्ड को, और सिल्वर और गोल्ड फर्म के क्रेडिटर होंगे। यहां पे लिख सकते हैं 2 सिल्वर्स कैपिटल अकाउंट, और वही इस बार 90,000 जो गुडविल है इंटू उसमें सिल्वर का 3/10 इज 9 3 जा 27,000। इसी प्रकार से यहाँ पे 2 गोल्ड्स कैपिटल आएगा, गोल्ड्स कैपिटल अकाउंट, सारी फर्म की गुडविल 90,000 है, और इसमें कितना खोया है? 1/10 सेक्रीफाइस किया है, इसका आ जाएगा 9,000। इस प्रकार से ये गुडविल का ट्रीटमेंट आपको क्लियर हो गया। गुडविल का ट्रीटमेंट कैपिटल टू कैपिटल होता है, ये करंट टू करंट होता है। अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड दिए हुए होते तो तब आप लिखते यहां पे डायमंड्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू सिल्वर्स करंट अकाउंट टू गोल्ड्स करंट अकाउंट। ये हमने इमेजिनेशन करी कि मान लो कि क्वेश्चन में सिर्फ गुडविल और जनरल रिजर्व का केस होता। अब इस क्वेश्चन में अगर हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को शामिल कर लें 20,000, अभी तक हम मान के चल रहे थे कि मान लो कि गुडविल और जनरल रिजर्व ही है क्वेश्चन के अंदर, और रेशो चेंज हो रहा है, तो बताइए ट्रीटमेंट किस प्रकार का होगा। वो हमने कर लिया, कुछ नहीं दे रखा है, पुराने जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर दो सभी पार्टनर्स में पुराने रेशो में, और गुडविल का ट्रीटमेंट आपने देख ही लिया। गुडविल का ट्रीटमेंट इस प्रकार से होता है कि उसको कैपिटल टू कैपिटल करना होता है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20,000 को शामिल कर लें, बाय द क्वेश्चन ऐसा आ रखा हो कि उसमें गुडविल जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी हो, तो कुछ मत करो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पुराने रेशो में सभी पार्टनर्स के दरमियान ट्रांसफर कर दो। उसकी जेनरेलिटी क्या होगी? देखो उसकी जेनरेलिटी कर देना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू सिल्वर्स कैपिटल टू गोल्ड्स कैपिटल टू डायमंड्स कैपिटल। इस प्रकार से इसमें आप ट्रांसफर कर देना, और अगर बाय द कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो यहाँ पे सारा करंट लिख दीजिएगा, सिल्वर्स करंट, गोल्ड्स करंट एंड डायमंड्स करंट। अमाउंट में उम्मीद करो दिस इज 20,000, और इस 20,000 को पुराने रेशो में 5:3:2 में बांट दो, तो पहले पार्टनर को यानी 5 3 2 10 हो गया, 10 से डिवाइड करके 2,000 into 5 10,000, 2,000 into 3 6,000, 2,000 to 4,000, इस प्रकार से ये बढ़ जाएगा। ठीक, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक चीज और शामिल करते हैं, मान लो कि क्वेश्चन में गुडविल है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और अब चौथी चीज दे रखी है, इमेजिनेशन करो, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है, 30,000 रुपए दे रखा है, और हम मान करके चल रहे हैं कि ना तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई एडजस्टमेंट है,
ना ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के अगेंस्ट कोई एडजस्टमेंट है। कहने का मतलब कि अगर बाजार में हमारा इन्वेस्टमेंट जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा, जो शेयर डिवेंचर हमने किसी कंपनी के खरीद रखे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में चेंजेस आते रहते हैं, वैल्यूज चेंज होती है, तो मार्केट प्राइसेस बदलते रहते हैं, झटके हमारी फर्म को लगते रहते हैं, तो फिर उस समय हम थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मगर अभी हम ये मान करके चल रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है, इन्वेस्टमेंट हमारे ज्यों के त्यों है, कोई उनके प्राइसेस में कोई अप एंड डाउन नहीं है, तो उस समय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का अब क्या करें, प्रॉफिट से तो बनाना ये भी। तो भाई पुराने ये जो जितने भी पार्टनर्स हैं सिल्वर और गोल्ड कहेंगे भैया इसको सब में बांट दो, ये झगड़ा आज ही समाप्त हो जाना चाहिए, कल के लिए मत छोड़ो इसे, और पुराने रेशो में सब में बांट दो, तो किसी प्रकार का सिल्वर और गोल्ड को भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने आज सेक्रीफाइस करा है, कल से तो उनका शेयर डाउन हो जाएगा। वो चाहेंगे आज के आज, अभी के अभी ये फैसला हो जाए, तब एंट्री कीजिएगा आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिटेड वंस अगेन एंड टू सिल्वर्स कैपिटल, टू गोल्ड्स कैपिटल एंड टू डायमंड्स कैपिटल करके कर देना आप। इसको भी वही पुराने रेशो में ट्रांसफर कर देना 5:3:2 में। इस तरीके से सारा झगड़ा निपट जाएगा। और अमाउंट इसमें कुछ भी आप कल्पना कर सकते हैं, 30,000 मैंने दे रखा है, आप 30,000 यहाँ पे लिख करके और सब में जो है ट्रांसफर कर दो, यानी 15,000 इस पार्टनर को आएगा और 9,000 इस पार्टनर को आएगा और 6,000 लास्ट पार्टनर को आएगा, क्योंकि ये इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि हम रेशो लगाएंगे 5:3, 5 और 3 8 और 2 10 से डिवाइड करो, 30,000 को 3,000 आएगा, 3,000 इंटू 5 15,000, 3,000 इंटू 3 9,000, 3,000 इंटू 6,000, इस प्रकार से ट्रांसफर हो जाएगा। ये हम तमाम चीजें कर रहे हैं इस प्रकार से। ये और प्रॉफिट एंड लॉस, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है, या फिर डेफर्ड एडवर्टीजमेंट है, या फिर डेफर्ड एडवर्टीजमेंट है, जो भी है ये लॉसेस हैं पुराने टाइम के। सपोज 10,000 लॉसेस हमारी बैलेंस शीट के एसेट साइड में घूम रहे हैं, इसीलिए डायमंड कहना चाहेगा कि प्रॉफिट को तो बड़ी जल्दी सभी पार्टनर ने पुराने रेशो में बांट दिया, तो भाई ये लॉस कौन झेलेगा, इन लॉसेस को भी बांटो। इस केस में आप जो है एंट्री करोगे सिल्वर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, गोल्ड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, डायमंड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड पुराने रेशो में, और इसको लिखना टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्रेडिट हो जाएगा 10,000, 5,000, 3,000, 2,000। इसी प्रकार से डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को भी ऐसे ट्रांसफर करना है। एंट्री लिखने सिल्वर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, गोल्ड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, डायमंड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट। So this was the first part of change in profit sharing ratio among existing partner. तो हम इस चैप्टर का पार्ट 2 अगला वीडियो में आपके सामने आएंगे। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट, अगर थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द चैनल।